हेलो दोस्तों, दुबई 21वीं सदी के महान देशों में से एक है। केवल 35 किलोमीटर एरिया में होने के बावजूद, जो कि हमारे मुंबई शहर से 19 गुना छोटा है, यह देश एक बंजर रेगिस्तान से विकसित होकर दुनिया का 112वां अमीर शहर बन गया है। लेकिन ये सबसे अमीर कैसे बन गया और आज इसकी संपत्ति के स्रोत क्या है? मैं इन सारे सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा और आपको दुबई की अमेजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टोरी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारे ऑरोरा वन चैनल पर आपका स्वागत है। अधिकांश लोग सोचते होंगे कि दुबई केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट के कारण समृद्ध हुआ, जबकि आज तेल उसकी पूरी जीडीपी का केवल 1% बनाता है। दरअसल दुबई में भारत और यहाँ तक कि वियतनाम से भी कम तेल भंडार है। वैश्विक राजनीति में यह विश्व व्यापार का केंद्र बिंदु है। सवाल यह है कि केवल 40 वर्षों में दुबई का यह छोटा सा शहर बंजर रेगिस्तान से दुनिया के सबसे धनी शहरों में से एक कैसे बन गया। अपने तेल भंडार पर भरोसा किए बिना उन्होंने इसे कैसे हासिल किया, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको मध्य पूर्वी बुनियादी संरचना को समझना होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग यूएई, दुबई और अबू धाबी के बीच अंतर नहीं जानते हैं। तो ये मध्य पूर्वी क्षेत्र है जिसमें आपके पास संयुक्त अरब अमीरात या यूएई है। असल में यूएई क्या है? ये कुछ नहीं बल्कि 7 अमीरातों का एक संघ है जो अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, ओमान, ताइवान, कुचेरा और रसिल केमा। यदि आपको ये क्लियर है तो चलिए 1960 दुबई की ओर चलते हैं। 1960 में संयुक्त अरब अमीरात का गठन नहीं हुआ था और दुबई सिर्फ एक मछली पकड़ने वाला शहर था। इसलिए यहाँ पर इमारतों की तो बात ही छोड़िए, यह एक रेगिस्तान था जहाँ ऊँटों पर सवार करने के अलावा लोगों के पास और कुछ और नहीं था। ऐसा तब हुआ जब 1960 में कुछ अजीब घटना घटी। मध्य पूर्व क्षेत्रों ने अपने नीचे टनों तेल की खोज की और जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ी अरबों डॉलर शहर में आने लगे। अब अधिकांश लोग पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है। यदि आप किसी देश या किसी नेता को तेल भंडार जैसी महत्वपूर्ण चीज देते हैं तो वह देश समृद्ध और शक्तिशाली बन जाएगा, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप दुनिया भर के तेल भंडारों पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का केवल 7वां सबसे बड़ा तेल भंडार है। लेकिन सबसे बड़ा तेल भंडार वास्तव में वेनेजुएला के पास है। लेकिन वेनेजुएला में दुनिया में सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति है। अर्थव्यवस्था शिथिलता के चक्र में जा रही है। और आप जानते हैं कि सबसे अच्छी बात यही है कि जब तेल की खोज हुई तब दुबई के शासक शेख राशिद बिन साहिद मखदूम थे। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे पास एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि हमें तेल मिला है और बुरी खबर यह है लेकिन वो ज्यादा नहीं है। अब आप ऐसे शासक को देखें जो अपना पूरा जीवन बंजर रेगिस्तान में रहा है और उन्हें स्पष्ट रूप से एहसास था कि ये तेल बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, उससे पहले हमें कुछ करना होगा। और उन्होंने बिल्कुल यही किया। जहाँ एक तरफ उन्होंने तेल बेचकर बहुत सारा पैसा कमाना शुरू किया, वही दूसरी तरफ उन्होंने दुबई की महत्वपूर्ण ताकत को पहचानना शुरू किया, जिसे एक विविध अर्थव्यवस्था बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। पहली चीज जो उसने सबसे पहले देखी दुबई का रणनीतिक स्थान था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि दुबई से 35 किमी दक्षिण पश्चिम में यह स्थान विश्व व्यापार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यह ईरान के करीब था और फारस की खाड़ी का प्रवेश द्वार था, तो जाहिर तौर पर मध्य पूर्व व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। दूसरे, यह अरब की खाड़ी, भारतीय महाद्वीप, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान जैसे राष्ट्रमंडल देशों के लिए एक बहुत ही रणनीतिक संपर्क बिंदु था। फिर तुरंत दक्षिण में यह अफ्रीका के करीब था। तो व्यावहारिक रूप से दुबई इतनी रणनीतिक रूप से स्थित था कि यह समुद्र और वायु दोनों के माध्यम से दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक अद्वितीय पहुंच प्रदान कर सकता था। और इसने उस समय के दौरान 1 अरब लोगों के बाजार तक पहुंच प्रदान की थी। यही कारण है कि शेख ने जेबेल अली पोर्ट नामक एक सुपर बाउल परियोजना शुरू की, जिसका संचालन 1970 के दशक के अंत में शुरू हुआ। उन्होंने सबसे पहले उतले पानी में गहराई तक जाने के लिए भारी कस दिया और ड्रोजिंग का काम किया। इससे गहरी पानी का बंदरगाह बनाने के लिए दुबई की खाड़ी से रेत निकाली जाती है। इस बंदरगाह का उपयोग दुबई में तेल की शिपिंग के लिए और इससे भी महत्वपूर्ण बात अत्याधुनिक शिपिंग सुविधाओं के निर्माण के लिए किया गया था, ताकि दुबई कोड दुनिया के सबसे मूल्यवान जहाजों को विश्व स्तरीय शिपिंग सेवा प्रदान कर सके। समुद्र उद्योग के साथ साथ शेख दुबई की अर्थव्यवस्था के लिए दूसरी महत्वपूर्ण संपत्ति के लिए आगे बढ़े, जिसे फ्री जोन कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो दुबई फ्री जोन एक विशेष रूप से आवंटित क्षेत्र था, जहां दुनिया भर की कंपनियां विशेषाधिकारों के साथ अपना व्यवसाय स्थापित कर सकती थी। इन विशेषाधिकारों में 4 माइंड ब्लॉकिंग प्रोत्साहन शामिल थे, जो दुनिया में कहीं भी नहीं दिए जा रहे थे। जो थे, आपको अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए किसी स्थानीय कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कमाई का 100% अपने देश भेज सकते हैं। 100% आयात और निर्यात की कर छूट, स्थानीय और कॉर्पोरेट करों दोनों में 100% छूट। उन्होंने बस यही कहा कि आप बस अपना व्यवसाय यही स्थापित करो और अपना सारा मुनाफा अपने पास रखो। अब यहाँ प्रश्न ये है कि इतने सारे विशेषाधिकार देने के बावजूद दुबई पैसा कैसे कमाता है? इसका जवाब जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे ऑरोरा वन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही कायम रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुबई का झटका 3 महत्वपूर्ण कारणों से ये लाभ ला रहा है। जोखिम से मुक्त,
डाइवर्सिफिकेशन एंड इरिवर्सिबल ग्लोबल बिजनेस इकोसिस्टम का निर्माण, ताकि दुबई आज नहीं बल्कि 10 साल या 20 साल बाद पैसा कमा सके। इसे समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि प्रत्येक व्यवसाय को व्यवसाय के रूप में कार्य करने के लिए एक फेवरेबल इकोसिस्टम और महत्वपूर्ण सहायक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। इन संस्थाओं के बिना कोई कंपनी या व्यवसाय अकेले बिल्कुल भी कार्य नहीं कर सकता। इसका एक सरल उदाहरण ओला है। ओला को एक सेवा के रूप में कार्य करने के लिए हमें सबसे पहले जियो और एयरटेल जैसे इंटरनेट कंपनीज की आवश्यकता है, जो डाइचे प्राइम पर 4G एक्सेस प्रदान कर सके। तभी हम सड़क से ही कैब बुक कर सकेंगे। तब यह सबसे अच्छा होगा यदि आपके पास एंड्रॉइड और आईफोन निर्माता हो जो इन एप्स को चलाने के लिए प्रोसेसिंग क्षमता वाले फोन बना सके, साथ ही उन्हें सटीक ड्राइवर और यात्रियों के उपयोग के लिए पर्याप्त किफायती बना सके। उसके बाद आपको ऑटोमोबाइल निर्माताओं और बैंकों की आवश्यकता होगी जो इन कारों को खरीदने के लिए ड्राइवरों के लिए इसे चार्ट टेबल बना सके। और अंत में आपको गूगल मैप्स API की आवश्यकता होगी जिसका उपयोग ट्रैकिंग और नेविगेशन के लिए किया जा सकता है। और इन सभी संस्थाओं ने वास्तव में संचालित करने के लिए ओला और उबेर के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी एक इकोसिस्टम तैयार की। एक बार जब वे इस इकोसिस्टम को स्थापित कर लेते हैं तो वे तब तक बाजार नहीं छोड़ते जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। ओला और उबेर इकोसिस्टम बनाने में कामयाब रहे, इसीलिए वो व्यवसाय कर रहे हैं। इसी तरह दुबई में रेगुलेशन एंड टैक्सेशन बहुत उदार है। कुछ सबसे अविश्वसनीय तकनीकी कंपनियों ने अपने आधार स्थापित किए हैं। दुबई के छोटे से शहर में दुनिया भर के फिनटेक, फुटेक और मेडटेक कंपनियों सहित 1 लाख से अधिक संगठन है, जो एक अविश्वसनीय संख्या है एक शहर के लिए। यही कारण है कि दुबई विश्व स्तरीय प्रतिभाओं, विश्व स्तरीय कंपनियों और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अत्याधुनिक स्टार्टअप के साथ दुनिया में सबसे अच्छे बिजनेस इकोसिस्टम में से एक बन गया है, जो एक इरिप्लेसेबल बिजनेस इकोसिस्टम बना रहा है। इसलिए 10 साल बाद भले ही खरीदने पर 5 से 10% टैक्स लगे, ये कंपनियां उस टैक्स का भी भुगतान करने में बहुत खुश होंगी और कभी भी दुबई नहीं छोड़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप तेल के बाद दुबई शहर के इन अत्यधिक समृद्ध व्यवसायों से सभी करों का भुगतान कर सकता है। संक्षेप में, दुबई हवाई परिवहन के लिए दुनिया के सबसे रणनीतिक स्थानों में से एक है। अगर हम दुनिया के नक्शे पर दुबई को देखें तो हम देखेंगे कि दुबई 2 अरब लोगों की आजादी से बमुश्किल 4 कदम दूर है और 5 अरब लोगों से 8 कदम दूर है, जो वस्तुतः दुनिया की आबादी का 2/3 हिस्सा है। दूसरी ओर जो लक्ष्य कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के करीब नहीं है, उनके लिए दुबई इन स्थानों से और इन स्थानों पर जाने वाले विमानों के लिए आइडियल वर्क प्लेस के रूप में कार्य करता है। उन्होंने तेल से कमाया सारा पैसा ले लिया और उसे बदल दिया। दुबई ने अपने पर्यटन उद्योग के साथ ऐसा शानदार काम किया है कि जहां पूरे भारत में 2019 में 17.91 मिलियन पर्यटक आए, वही दुबई जो भारत से एक जीवन काल छोटा है उसमें 16.73 मिलियन पर्यटक आए। उन्होंने होटल, मनोरंजन पार्क, एक्वावेंचर पार्क, पानी के नीचे चिड़ियाघर और यहाँ तक कि स्की स्लोप जैसे खर्च के कई रास्ते बनाए। उन्होंने एक भयानक रेगिस्तान के अंदर 6000 टन बर्फ से एक स्की स्लोप का निर्माण किया। परिणाम स्वरूप 2018 में दुबई में रात भर अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों का कुल खर्च $30.8 बिलियन था। इस प्रकार अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से पर्यटन, व्यापार परिस्थितिकी तंत्र और समुद्र व्यापार में विविधता प्रदान की जा सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितने भी संसाधन हैं, जब तक कि आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। यह आपके लिए कभी भी धन का क्रिएशन नहीं करेगा। तेल के मामले में जैसा कि हमने एक तरफ देखा, हमारे पास वेनेजुएला है जो दुनिया में सबसे बड़ा तेल भंडार होने के बावजूद ढह गया। वही दुबई ने लापरवाही से गिरावट के बजाय सतत विकास हासिल करने के लिए इसका बहुत विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया। भारत के मामले में आपने पिछले 5 से 10 वर्षों में उन लोगों को देखा होगा जो अक्सर कहते हैं कि भारत में इतनी अधिक जनसंख्या है इसलिए हम अविकसित हैं। लेकिन चीन में भी आबादी है, लेकिन वे इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। तो यह फायदा या नुकसान पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। एक अकेली संपत्ति हमें सतत विकास करने में मदद नहीं कर सकती। और अंत में, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुबई इतना छोटा शहर होने के बावजूद कृत्रिम या मानव निर्मित चमत्कारों के साथ एक पर्यटन केंद्र बन सकता है। भारत प्राकृतिक सुंदरता और मानव निर्मित संरचनाओं से कई पर्यटन के मामले में समृद्ध है। इसलिए यदि हम भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए इन संसाधनों के प्रत्येक उपयोग की गणना करें, हम दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक केंद्र बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।